सोचिए एक अरीना में खड़ा एक इंसान, धूल, पसीना और खून से ढका हुआ, जो बार बार गिरता है लेकिन फिर उठता है। बाहर बैठे लोग उसे जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान अरीना में है और वो लोग जो बाहर बैठे हैं वो कभी नहीं। थियोडोर रूजवेल्ट का ये फेमस कोट ब्रीन ब्राउन की पूरी फिलॉसफी का कोर है। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है अपनी इम्परफेक्शंस के साथ, डर के बावजूद अपनी जिंदगी के अरीना में पूरी तरह उतरना। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छुपाते हैं, अपनी असली फीलिंग्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी फियर्स, क्योंकि हमें लगता है कि अगर लोग हमारी असली इम्परफेक्ट रियलिटी देख लेंगे तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। नॉट गुड इनफ, नॉट स्मार्ट इनफ, नॉट सक्सेसफुल इनफ की फीलिंग के साथ जीते हैं, और इस फियर से बचने के लिए हम इमोशनल आर्मर पहन लेते हैं जो हमें सेफ तो फील कराता है, लेकिन हमें लोगों से, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से और अपनी असली जिंदगी से भी दूर कर देता है। आज के इस वीडियो में हम ब्रीन ब्राउन की बेस्ट सेलिंग बुक डेयरिंग ग्रेटली, हाउ द करेज टू बी वल्नरेबल ट्रांसफॉर्म्स द वे वी लाइव, लव, पेरेंट एंड लीड का पूरा सार समझेंगे। ये किताब 12 साल की डीप रिसर्च पर बेस्ड है, जिसमें ब्राउन ने हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए ताकि वो समझ सके कि असल में करेज, कनेक्शन और होल हार्टेड लिविंग क्या होती है। ब्राउन खुद एक शेम और वल्नरेबिलिटी रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, और उनकी टेड टॉक द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेड टॉक्स में से एक है, जिसने मिलियंस लोगों की जिंदगी को अफेक्ट किया है। हम इस किताब के सारे 7 मेजर चैप्टर्स कवर करेंगे, स्कैर्सिटी कल्चर से लेकर होल हार्टेड पेरेंटिंग तक, रियल एग्जाम्पल्स, भारतीय कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्शंस और प्रैक्टिकल डेली स्टेप्स के साथ। हर चैप्टर के साथ हम आपको कॉन्क्रीट टूल्स देंगे, 7 दिन के छोटे एक्शन से लेकर 30 दिन के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स तक, ताकि ये सिर्फ इंस्पायरिंग वर्ड्स न रहें बल्कि आपकी रोज की जिंदगी में रियल एप्लीकेबल चेंज बन सके। तो अगर आप अपनी जिंदगी में वल्नरेबिलिटी को वीकनेस की जगह अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, या बस अपनी रिलेशनशिप्स, अपने काम और अपनी पेरेंटिंग में ज्यादा ऑथेंटिक बनना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर 1, स्कैर्सिटी, लुकिंग इनसाइड अ कल्चर ऑफ नेवर इनफ। आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसी दुनिया में क्यों जी रहे हैं जहां सब कुछ होने के बाद भी हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कुछ छूट रहा है? ब्राउन कहती है कि हम एक स्कैर्सिटी कल्चर में जी रहे हैं जहां हमेशा ये फीलिंग रहती है कि हम काफी नहीं हैं, काफी थिन नहीं, काफी रिच नहीं, काफी सक्सेसफुल नहीं, काफी सेफ नहीं। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट हमें कॉन्स्टेंटली एंग्शियस और डिस्कनेक्टेड रखता है। ब्राउन एक्सप्लेन करती है कि स्कैर्सिटी का अपोजिट अबंडेंस नहीं है, स्कैर्सिटी का अपोजिट है इनफनेस, यानी ये डीप, गहरा सेंस की मेन जैसा हूं, वैसा हाई काफी हूं। जब हम स्कैर्सिटी कल्चर में जीते हैं, हम अपनी खुद की वर्थ को एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, कंपैरिजंस और अप्रूवल से मेजर करते हैं, और वो मेजरमेंट कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई और भी ज्यादा अच्छा, ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है। ब्राउन अपनी रिसर्च में स्पेसिफिकली नोट करती है कि स्कैर्सिटी कल्चर एक रिलेटिवली रीसेंट फेनोमेनन है। पहले जनरेशंस में लोग अपनी बेसिक नीड्स को लेकर ज्यादा कंसर्न थे, लेकिन आज का स्कैर्सिटी एक साइकोलॉजिकल, कंपैरिजन बेस्ड स्कैर्सिटी है जो सोशल मीडिया और कांस्टेंट कनेक्टिविटी से और बढ़ गया है। ब्राउन ये भी आइडेंटिफाई करती है कि स्कैर्सिटी कल्चर 3 मेजर बिलीफ से आती है। फोरबोर्डिंग जॉय, जहां हम अपनी खुशी के मोमेंट्स में भी वर्स्ट के सिनारियो सोचते हैं ताकि अगर वो चीज चली जाए तो हम प्रिपेयर्ड रहें। परफेक्शनिज्म, जो एक्चुअली अपनी खुद को प्रोटेक्ट करने का एक अनहेल्दी तरीका है। नंबिंग, अपनी इमोशंस को फील करने की जगह उन्हें डिस्ट्रैक्ट या सप्रेस करना। ब्राउन ये भी आइडेंटिफाई करती है कि स्कैर्सिटी कल्चर ब्लेम कल्चर के साथ डीपली कनेक्टेड है। जब कुछ गलत होता है, हमारी पहली इंस्टिंक्ट किसी को, खुद को या दूसरों को ब्लेम करने की होती है, जो असल में हमें उस सिचुएशन से सीखने और ग्रो करने से रोकता है। ब्लेम डिस्कम्फर्ट का एक क्विक फिक्स है,
लेकिन जेन्युइन सोल्यूशन नहीं। सोचिए, एक माँ अपनी बच्ची के फर्स्ट बर्थडे पार्टी में सबसे प्यारी खुशी फील कर रही है, लेकिन अचानक उसके माइंड में आता है, क्या होगा अगर कल कुछ बुरा हो जाए? ये फोरबोर्डिंग जॉय है, स्कैर्सिटी कल्चर का साइन, जहां हम अपनी खुशी को फुली एक्सपीरियंस करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि खुशी टेम्परेरीज है और कभी भी छीन ली जा सकती है। एक दूसरी कहानी है एक एथलीट की जो अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन उस अचीवमेंट के अगले ही दिन वो अपना नेक्स्ट टारगेट सोचने लगता है, बिना उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किए। उसके कोच को रियलाइज होता है कि ये एथलीट कभी अपनी सक्सेस को जेन्युइनली एंजॉय नहीं करता, हमेशा और की तलाश में रहता है, जो उसकी स्कैर्सिटी माइंडसेट का क्लियर साइन है। एक और उदाहरण देखिए, दो लोग जिन्हें अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज मिलती है, एक प्रमोशन। एक तुरंत अपनी खुशी में, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी। मैं फेल हो गया तो जैसी वरी ले आता है। दूसरा उस खुशी को पूरी तरह एक्सपीरियंस करता है, ग्रैटिट्यूड के साथ, बिना उसके फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हुए। दूसरा इंसान ज्यादा प्रेजेंट और जेन्युइनली हैप्पी रहता है। एक तीसरा एग्जाम्पल, दो लोग जिनके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है। एक कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है अपने रिच नेबर से, हमेशा कम फील करता है। दूसरा अपनी खुद की जिंदगी की अबंडेंस को अप्रिशिएट करता है, अपना हेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी छोटी डेली खुशियां, और जेन्युइनली संतुष्ट फील करता है, चाहे उसका बैंक बैलेंस सैम ही हो। ब्राउन का रिसर्च दिखाता है कि फोरबोर्डिंग जॉय को एड्रेस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। जब हम अपनी खुशी को कॉन्शियसली एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं, हम उसे फुली एक्सपीरियंस कर पाते हैं बिना फ्यूचर की वरी के। ये रिसर्च मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी स्ट्रांगली सपोर्टेड है। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी दिखाता है कि क्रॉनिक कंपैरिजन ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स को डिसरेगुलेट कर देता है। हम कभी जेन्युइनली सैटिस्फाइड नहीं फील करते, क्योंकि हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। प्रैक्टिकल, जब भी आप किसी खुशी के मोमेंट में अपने आप को क्या होगा अगर सोचते हुए पाए, रुक कर कॉन्शियसली एक ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट कहें, मैं इस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हूं। एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सोशल मीडिया कंजम्पशन को लिमिट करें, खासकर उन अकाउंट्स को जो आपको सबसे ज्यादा कंपैरिजन में डालते हैं। इमीडिएट अपनी एक रीसेंट खुशी की मेमोरी याद करें जिसमें आपने फोरबोर्डिंग जॉय एक्सपीरियंस किया। लिखिए, अस मोमेंट में मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता तो कैसा फील होता। नोटिस करें कि लिखने के बाद उस खुशी के मोमेंट की मेमोरी कैसी फील होती है, हल्की या भारी। 7 डे एक्शन प्लान इन 1 से 2। अपनी स्कैर्सिटी थॉट्स को नोट करें, काफी नहीं हूं वाले मोमेंट्स, कौन से एरियाज में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। दिन 3 से 5, हर खुशी के मोमेंट में कॉन्शियसली एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, चाहे वो सिर्फ 10 सेकंड्स का पॉज ही हो। दिन 6 से 7, अपने परफेक्शनिज्म के एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और उसे चैलेंज करें। एक गुड इनफ काम को कंप्लीट करके शेयर करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1, अपनी स्कैर्सिटी थॉट्स को ट्रैक करना शुरू करें। एक छोटी नोटबुक में रोज लिखें। वीक 2, ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली प्रैक्टिस बनाएं। रोज रात 3 चीजें लिखें। वीक 3, एक एरिया में गुड इनफ को एक्सेप्ट करना प्रैक्टिस करें। परफेक्शन की जगह नोटिस करें कि क्या उस एरिया में प्रोग्रेस फास्ट होती है। वीक 4, अपना ओवरऑल रिलेशनशिप खुशी के साथ रिव्यू करें। क्या आप अब खुशी के मोमेंट्स को ज्यादा फुली एक्सपीरियंस कर पाते हैं? प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर रात पूछें, आज मैंने अपनी खुशी को पूरी तरह एक्सपीरियंस किया या उससे डरा? इसे एक छोटी नोटबुक में डेली रेट करें, 1 से 10 स्केल पर। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एरिया है जहां नेवर इनफ की फीलिंग सब से स्ट्रॉन्ग है? भारतीय स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी संतोष, कॉन्टेंटमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पतंजलि के योगा सूत्राज में संतोष को एक नियम, ऑब्जर्वेंस की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जो इनर पीस की तरफ ले जाता है। ये एग्जैक्टली वही इनफनेस है जो ब्राउन स्कैर्सिटी के अपोजिट की तरह डिफाइन करती है। बाहर की चीजों से नहीं,
अंदर की एक गहरी एक्सेप्टेंस से आने वाली संतुष्टि। एक्सटेंडेड इंसाइट। सोशल मीडिया का युग इस स्कैर्सिटी कल्चर को और ज्यादा इंटेंसिफाई करता है। हम रोज दूसरों की क्यूरेटेड हाइलाइट रील जिंदगी देखते हैं और अपनी खुद की पूरी मेसी जिंदगी से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन स्कैर्सिटी की फीलिंग को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्कैर्सिटी का सॉल्यूशन और ज्यादा है, और ज्यादा अचीवमेंट और ज्यादा वैलिडेशन। लेकिन ब्राउन का पॉइंट यह है कि स्कैर्सिटी एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं, एक इंटरनल माइंडसेट है, और उसका सॉल्यूशन और नहीं इनफ की इंटरनल एक्सेप्टेंस है। रियल लाइफ सिनेरियो। एक इंसान जो अपनी सैलरी बढ़ने के बाद भी उतना ही एंग्शियस फील करता है जितना पहले था, क्योंकि उसकी स्कैर्सिटी माइंडसेट ने बस अपना टारगेट अपग्रेड कर लिया है। जब वो अपनी खुद की इंटरनल स्कैर्सिटी को एड्रेस करता है, न कि सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को बदलता है, उसकी एंजाइटी जेन्युइनली कम होती है। क्विक एक्सरसाइज। अगली बार जब आप कोई जेन्युइनली खुशी का मोमेंट एक्सपीरियंस करें, रुक कर 3 डीप ब्रेथ्स लें और कॉन्शियसली सोचो, मैं इस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल हूं। नोटिस करें कि क्या इससे फोरबोर्डिंग जॉय का इंटेंसिटी कम होता है। व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म। स्कैर्सिटी माइंडसेट से आजाद होकर जीना सालों में एक इंसान की ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप्स दोनों को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है, क्योंकि वो अब अपनी खुशी को फुली एक्सपीरियंस कर पाता है बिना उसे कॉन्स्टेंटली थ्रेट की तरह देखे। की टेक अवे। स्कैर्सिटी का अपोजिट अबंडेंस नहीं, इनफनेस है। ये डीप इंटरनल एक्सेप्टेंस की मेन जैसा हूं, वैसा हाई काफी हूं, जो किसी भी एक्सटर्नल अचीवमेंट से इंडिपेंडेंट है। इस एरिया में छोटी कंसिस्टेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सालों में बड़े शिफ्ट्स क्रिएट कर सकती है। कॉमन फ्रेज मुझे और करना होगा, मैं अभी जो कर रहा हूं वो जेन्युइनली इनफ है। इस छोटे लैंग्वेज शिफ्ट को प्रैक्टिस करें, खासकर उन मोमेंट्स में जब आप अपनी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले कर रहे हों। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। आज अभी एक छोटा कदम उठाइए और अपनी जिंदगी में स्कैर्सिटी की जगह इनफनेस को अपनाइए। चैप्टर 2, डिबंकिंग द वल्नरेबिलिटी मिथ्स। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए इतनी बड़ी ढाल क्यों तैयार कर लेते हैं, जबकि अंदर से हम सिर्फ एक सच्चे कनेक्शन की तलाश में होते हैं? स्कैर्सिटी कल्चर को समझने के बाद ब्राउन एक फाउंडेशनल गलत फहमी को क्लियर करती है। वल्नरेबिलिटी के बारे में हमारे बिलीफ्स जो हमें इससे बचने पर मजबूर करते हैं। ब्राउन अपनी रिसर्च से 5 मेजर मिथ्स को डीबंक करती है। वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस। आई डोंट डू वल्नरेबिलिटी। I can go it alone. You can engineer the uncertainty and discomfort out of vulnerability. Trust comes before vulnerability. ये सब गलत है। Vulnerability असल में करेज की सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट है। ब्राउन का सबसे पावरफुल इंसाइट ये है, Vulnerability is not weakness. It's our greatest measure of courage. जब हम अपनी असली फीलिंग शेयर करते हैं, जब हम एक नया आइडिया प्रपोज करते हैं जो रिजेक्ट हो सकता है, जब हम किसी से आई लव यू पहले कहते हैं, ये सब वल्नरेबिलिटी के एक्ट्स है, और ये सब अपने आप में करेज के एक्ट्स है। ब्राउन अपनी रिसर्च के लिए इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, थेरेपिस्ट्स, टीचर्स और आर्टिस्ट्स, सब तरह के प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू करती है और कंसिस्टेंटली पाती है कि हर फील्ड में सबसे सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड लॉग वही है जो अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, न कि अवॉइड करते हैं। ब्राउन ये भी एक्सप्लेन करती है कि हम वल्नरेबिलिटी से बच नहीं सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी, रिस्क और इमोशनल एक्सपोजर हमारी जिंदगी का फंडामेंटल हिस्सा है। जब हम आई डोंट डू वल्नरेबिलिटी कहते हैं, हम असल में अपनी जिंदगी के बड़े एक्सपीरियंसेस, लव, बिलोंगिंग, क्रिएटिविटी, ट्रस्ट से भी बच रहे होते हैं, क्योंकि ये सब वल्नरेबिलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। ब्राउन एक और क्रूशियल मिथ भी एड्रेस करती है कि ट्रस्ट कम्स बिफोर वल्नरेबिलिटी। असल में उसका उल्टा है। वल्नरेबिलिटी छोटे इंक्रीमेंटल एक्ट्स में
ही ट्रस्ट को बिल्ड करती है। हम किसी पर भी पूरी तरह ट्रस्ट करके शुरू नहीं करते। हम छोटी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हैं, देखते हैं कि वो इंसान कैसा रिस्पॉन्ड करता है और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। सोचिए, एक सीईओ जो अपनी कंपनी मीटिंग में अपने बिगेस्ट मिस्टेक को ओपनली एडमिट करता है, बिना अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए। उसकी टीम पहले शॉक्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि ये ऑनेस्टी वीकनेस नहीं, रियल लीडरशिप है। उस एडमिशन के बाद टीम का ट्रस्ट और ओपननेस सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, क्योंकि अब हर कोई अपनी मिस्टेक्स को भी ओपनली डिस्कस कर सकता है। एक दूसरी कहानी है एक सोल्जर की, जो अपनी वॉर के बाद की पीटीएसडी को सालों तक छुपाता है, सोचते हुए कि उसकी वल्नरेबिलिटी उसकी टफनेस को कॉम्प्रोमाइज करेगी। जब वो आखिर में अपने फेलो वेटरन से अपनी स्ट्रगल शेयर करता है, उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, और वही शेयर्ड वल्नरेबिलिटी उनकी हीलिंग का सबसे पावरफुल पार्ट बनती है। एक और उदाहरण देखिए, 2 मैनेजर्स जिन्हें अपनी टीम से डिफिकल्ट फीडबैक देना है। एक अपने इमोशंस को कंप्लीटली सप्रेस करके प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करता है, जो एक्चुअली टीम को डिस्कनेक्टेड फील कराता है। दूसरा अपनी जेन्युइन कंसर्न और केयर के साथ थोड़ा वल्नरेबल होकर फीडबैक देता है। मुझे ये बात करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूं, जो टीम को ज्यादा ट्रस्ट और ओपननेस फील कराता है। एक तीसरा एग्जाम्पल, 2 आर्टिस्ट्स जो अपना काम पब्लिश करते हैं। एक अपना काम सिर्फ तब शेयर करता है जब वो 100% रेडी फील करे, जो कभी आता ही नहीं। दूसरा अपना काम थोड़ी वल्नरेबिलिटी के साथ इम्परफेक्ट होते हुए भी शेयर करता है, और उस प्रोसेस में ग्रो करता है, फीडबैक पाता है और जेन्युइनली अपनी क्राफ्ट को इंप्रूव करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाता है कि जब लोग अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करते हैं, जेन्युइन अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी, वो एक्चुअली दूसरों के साथ डीपर कनेक्शन बनाता है, क्योंकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स एम्पैथी और ट्रस्ट को ट्रिगर करते हैं जब हम किसी को ऑथेंटिकली अपने आप को प्रेजेंट करते हुए देखते हैं। अटैचमेंट थ्योरी रिसर्च भी दिखाता है कि सिक्योर रिलेशनशिप्स अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी के थ्रू ही बिल्ड होती है। जो लोग अपनी फीलिंग्स को कंसिस्टेंटली एप्रोप्रिएटली शेयर करते हैं, वो सिक्योर अटैचमेंट पैटर्न्स डेवलप करते हैं। प्रैक्टिकल अपनी नेक्स्ट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में अपनी जेन्युइन फीलिंग को एक ऑनेस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से शेयर करने की कोशिश करें, बिना उसे सप्रेस किए या ओवर शेयर किए। एक दूसरा तरीका यह है कि आप खुद से पूछें, क्या मैं इस वल्नरेबिलिटी से इसलिए बाक रहा हूं क्योंकि जेन्युइनली रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है, या सिर्फ डर की वजह से? इमीडिएट लिखिए, मेरी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी मिथ कौन सी है जिसमें मैं बिलीव करता हूं। फिर सोचो कि अगर ये मिथ गलत है तो आप क्या डिफरेंटली करेंगे। इस मिथ को अपनी फैमिली या दोस्त के साथ डिस्कस करें, देखें वो भी इससे रिलेट करते हैं या नहीं। 7 डे एक्शन PLN दिन 1 से 2 अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें। कौन से मिथ्स आप अनकॉन्शियसली बिलीव करते हैं। दिन 3 से 5 एक छोटी अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिस करें। अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करना किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ। दिन 6 से 7 नोटिस करें कि उस वल्नरेबिलिटी के बाद कनेक्शन कैसा फील होता है, क्या रिश्ता पहले से डीपर लगा। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1 वल्नरेबिलिटी मिथ्स को अपनी थिंकिंग में चैलेंज करना शुरू करें, हर मिथ को एग्जामिन करें। वीक 2 छोटी डेली वल्नरेबिलिटीज प्रैक्टिस करें, जेन्युइन फीलिंग शेयर करना अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में। वीक 3 एक बड़ी वल्नरेबिलिटी, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, एक नया आइडिया को ट्राई करें, अपने आप को डिस्कंफर्ट के लिए प्रिपेयर करें। वीक 4 अपना ओवरऑल रिलेशनशिप करेज के साथ रिव्यू करें, क्या आप अब ज्यादा ऑथेंटिकली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार जेन्युइन वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस की। इसे अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली ट्रैक करें। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, कौन सी वल्नरेबिलिटी मिथ आपको सबसे ज्यादा अपनी असली फीलिंग शेयर करने से रोकती है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट,
भगवद गीता में अर्जुन का अपना वल्नरेबिलिटी मोमेंट है। जंग से पहले अपनी फियर और डाउट को कृष्ण के सामने ओपनली एक्सप्रेस करना। ये सीन खुद दिखाता है कि इवन महाभारत के ग्रेटेस्ट वॉरियर को भी अपनी वल्नरेबिलिटी एडमिट करने की जरूरत पड़ी, और उसी वल्नरेबिलिटी से ही गीता की विजडम इमर्ज होती है। एक्सटेंडेड इनसाइट ब्राउन ये भी हाईलाइट करती है कि मेन और विमेन दोनों के लिए वल्नरेबिलिटी मिथ्स अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। सोसाइटी अक्सर मेन को वल्नरेबिलिटी शो मत करो और विमेन को बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी शो मत करो, लेकिन दूसरों की केयर भी करो जैसे मिक्स्ड मैसेजेस देती है। दोनों जेंडर स्पेसिफिक प्रेशर्स जेन्युइन वल्नरेबिलिटी को मुश्किल बनाते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, लोग वल्नरेबिलिटी को सब कुछ शेयर करना समझ लेते हैं, लेकिन ब्राउन क्लियरली कहती है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब ओवर शेयरिंग नहीं है। ये अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज शेयरिंग है जो ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में होती है, हर किसी के सामने हर चीज शेयर करना नहीं। रियल लाइफ सिनारियो, एक इंसान जो अपने नए रिलेशनशिप में अपनी पास्ट हार्ट ब्रेक को पहली ही डेट पर सब कुछ शेयर कर देता है। ये ओवर शेयरिंग है, बाउंड्रीज वल्नरेबिलिटी नहीं। जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ग्रेजुअली अपनी डीपर फीलिंग्स शेयर करना हेल्दी वल्नरेबिलिटी है। क्विक एक्सरसाइज, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में से एक चूज करें और इस हफ्ते एक जेन्युइन थोड़ा वल्नरेबल स्टेटमेंट शेयर करें, जैसे मुझे ये बात करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन नोटिस करें कि उस शेयरिंग के बाद कनेक्शन कैसा फील होता है। व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म, जो लोग अपनी वल्नरेबिलिटी को करेज की तरह रीफ्रेम कर लेते हैं, वो सालों में ज्यादा ऑथेंटिक डीप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, क्योंकि जेन्युइन कनेक्शन सिर्फ वल्नरेबिलिटी के थ्रू ही पॉसिबल है। की टेक अवे, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये करेज की सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट है, और जेन्युइन कनेक्शन, क्रिएटिविटी और ट्रस्ट सब इसी के थ्रू पॉसिबल है। उस मिथ को चैलेंज करना आपकी पूरी रिलेशनशिप वल्नरेबिलिटी के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कॉमन फ्रेज रीफ्रेम, मैं वीक नहीं दिखना चाहता, मेरी ऑनेस्टी मेरा करेज है। जब भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने से हिचकिचाएं, इस रीफ्रेम को याद करें। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्बैटिंग शेम। आपने कभी सोचा है कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद को सिर्फ ये क्यों महसूस कराते हैं कि हम गलत हैं, न कि ये कि हमने सिर्फ एक काम गलत किया है? वल्नरेबिलिटी मिथ्स को समझने के बाद ब्राउन एक डीपर बैरियर की तरफ मूव करती है, शेम, जो हमें वल्नरेबल होने से सबसे ज्यादा रोकता है। ब्राउन क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है शेम और गिल्ट के बीच। गिल्ट कहता है मैंने कुछ बुरा किया, जो बिहेवियर फोकस्ड है और हेल्दी और अडेप्टिव हो सकता है, क्योंकि ये हमें अपनी मिस्टेक से अकाउंटेबिलिटी लेने में मदद करता है। शेम कहता है मैं बुरा हूं, जो सेल्फ फोकस्ड है, डिस्ट्रक्टिव है और हमें डिफेंसिव, डिस्कनेक्टेड और स्टक बना देता है। ब्राउन अपनी शेम रिसर्च को शेम रेजिलियंस थ्योरी का नाम देती है, जो उनकी पीएचडी डिसर्टेशन का कोर था। उन्होंने पाया कि शेम यूनिवर्सल होने के बावजूद कल्चरली और इंडिविजुअली बहुत डिफरेंटली एक्सपीरियंस होती है, लेकिन उसका एंटीडोट एम्पैथी यूनिवर्सली इफेक्टिव है। ब्राउन ये भी बताती है कि शेम सीक्रेसी, साइलेंस और जजमेंट में ग्रो करता है। जब हम अपनी शेम को किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर करते हैं और वो एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करता है, शेम का पावर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसी को वो शेम रेजिलियंस कहती है। शेम को कंप्लीटली अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें से जल्दी और हेल्दली रिकवर करना एक लर्नेबल स्किल है। ब्राउन अपना रिसर्च 12 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करती है, जहां शेम सबसे ज्यादा कॉमन है। अपीयरेंस, मनी, मदरहुड फादरहुड, फैमिली, पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, सेक्स, एजिंग, रिलीजन और ट्रॉमा। हर कैटेगरी में सीक्रेसी और साइलेंस ही शेम को पावर देती है और एम्पैथी ही उसे डिफ्यूज करती है। सोचिए, एक इंसान जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को सालों से छुपा रहा था, अपने क्लोज दोस्त को शेयर करता है, एक्सपेक्ट करते हुए जजमेंट, लेकिन उसका दोस्त एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करता है। ये मुश्किल है
और मेन तुम्हारे साथ हूं। वो मोमेंट उसकी शेम का वेट सिग्निफिकेंटली कम कर देता है और वो रियलाइज करता है कि शेम सीक्रेसी में ही सर्वाइव करता है। एक दूसरी कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वो मंथ्स तक अपने फैमिली से ये बात छुपाता है, सोचते हुए कि वो उन्हें डिसअपॉइंट कर रहा है। जब वो आखिर में अपनी वाइफ को सच बताता है, उसकी वाइफ का रिस्पॉन्स एम्पैथी और सपोर्ट का होता है, जो उसकी शेम को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है और उन्हें साथ मिलकर रीबिल्ड करने में मदद करता है। एक और उदाहरण देखिए, दो लोग जिनसे एक प्रोफेशनल मिस्टेक होती है। मैं यूजलेस हूं, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, शेम की स्पाइरल में चला जाता है और अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। दूसरा, मैंने ये मिस्टेक की, अब मैं आईसी कैसे फिक्स करूं, गिल्ट की लेंस से देखता है और कंस्ट्रक्टिवली अपनी सिचुएशन इंप्रूव करता है। एक तीसरा एग्जाम्पल, दो लोग जिनका डिवोर्स होता है। एक इस बात को इतना शेमफुल मानता है कि वो किसी को बताता ही नहीं और अकेला आइसोलेटेड फील करता है। दूसरा अपने क्लोज फ्रेंड से ओपनली बात करता है, उनसे सपोर्ट पाता है और धीरे धीरे अपनी न्यू जिंदगी को हील करके आगे बढ़ता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाता है कि शेम, एडिक्शन, डिप्रेशन, वायलेंस और एग्रेशन से स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, जबकि गिल्ट, जो अकाउंटेबिलिटी फोकस्ड है, इन प्रॉब्लम से इनवर्सली कोरिलेटेड है। इसलिए शेम को गिल्ट में रीफ्रेम करना न सिर्फ इमोशनल वेलबीइंग बल्कि बिहेवियरल चेंज के लिए भी क्रूशल है। न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्च दिखाता है कि शेम ब्रेन के थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जैसे फिजिकल डेंजर, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों शेम इतनी ओवरवेलमिंग और पैरालाइजिंग फील होती है। प्रैक्टिकल, जब भी शेम फील हो, अपने आप से पूछें, क्या मैंने कुछ बुरा किया सोच रहा हूं, या मैं बुरा हूं, और कॉन्शियसली उसे गिल्ट फोकस्ड लैंग्वेज में रीफ्रेम करें। एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी शेम स्टोरी को थर्ड पर्सन में लिखें, जैसे वो किसी दूसरे इंसान के साथ हो रहा हो। ये डिस्टेंस एम्पैथी को इजियर बनाता है। इमीडिएट अपनी एक करंट शेम को आइडेंटिफाई करें, लिखिए उसे गिल्ट लैंग्वेज में रीफ्रेम करके और सोचो कि आप इसे किसी ट्रस्टेड इंसान से कैसे शेयर कर सकते हैं। रीफ्रेम करने के बाद नोटिस करें कि उस शेम का वेट कैसा चेंज होता है। 7 डे एक्शन प्लान इन 1 से 2। अपनी शेम ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। कौन सी सिचुएशंस आपको सबसे ज्यादा शेम फील कराती है। दिन 3 से 5 हर शेम मोमेंट को गिल्ट में रीफ्रेम करना प्रैक्टिस करें। मैं बुरा हूं को मैंने ये किया में बदले। दिन 6 से 7 एक छोटी शेम को किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर करें, देखें वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1। शेम और गिल्ट के बीच फर्क अपनी डेली थिंकिंग में इंटीग्रेट करें। हर नेगेटिव सेल्फ थॉट को एग्जामिन करें। वीक 2 अपनी शेम रेजिलियंस बिल्ड करना प्रैक्टिस करें। एम्पैथी ढूंढना, सीक्रेसी तोड़ना, अपनी शेम को किसी से शेयर करना। वीक 3 अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में वल्नरेबिलिटी और ओपननेस बढ़ाएं। छोटी कंसिस्टेंट शेयरिंग से शुरू करें। वीक 4 अपनी ओवरऑल शेम रेजिलियंस रिव्यू करें। क्या शेम अब जल्दी पास हो जाता है। प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर रात पूछें, आज मैंने शेम को गिल्ट में सक्सेसफुली रीफ्रेम किया। इसे अपने जर्नल में डेली नोट करें, पैटर्न्स ढूंढते हुए। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का वो कौन सा सीक्रेट है जिसे आप शेम की वजह से छुपाते हैं, और अगर आप इसे किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर करें तो क्या बदल सकता है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट, भारतीय कल्चर में लोग क्या कहेंगे का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जो अक्सर शेम कल्चर को रीइंफोर्स करता है। हमारी वर्थ हमारी फैमिली की रेपुटेशन से या सोसाइटी की अप्रूवल से जुड़ी हो जाती है। ब्राउन का शेम गिल्ट डिस्टिंक्शन इस कल्चरल पैटर्न को हेल्दली नेविगेट करने का एक पावरफुल टूल देता है। एक्सटेंडेड इनसाइट, ब्राउन ये भी आइडेंटिफाई करती है कि शेम के लिए हमें 3 थिंग्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए: सीक्रेसी, साइलेंस और जजमेंट। जब हम इन तीनों में से किसी एक को भी रिमूव कर देते हैं, किसी से शेयर करके सीक्रेसी तोड़ना या एम्पैथी ढूंढकर
जजमेंट से बचना, शेम का पावर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, लोग सोचते हैं शेम रेजिलियंस का मतलब शेम फील न करना है, लेकिन ब्राउन का पॉइंट है कि शेम एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है जो हर इंसान फील करता है। रेजिलियंस का मतलब है उसमें से जल्दी हेल्दली रिकवर करना, उसे अवॉइड करना नहीं। रियल लाइफ सिनारियो, एक स्टूडेंट जो अपने एग्जाम में फेल होने के बाद अपने पेरेंट्स से डरता है बताने से, और ये सीक्रेट वीक्स तक कैरी करता है, जिससे उसका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता जाता है। जब वो आखिर में अपने पेरेंट्स को बताता है और उनसे सपोर्टिव रिस्पॉन्स मिलता है, उसका रिलीफ इमीडिएट और सिग्निफिकेंट होता है। क्विक एक्सरसाइज, अपनी एक करंट शेम को एक ट्रस्टेड इंसान से शेयर करें इस हफ्ते। नोटिस करें कि सीक्रेसी तोड़ने के बाद उस शेम का वेट कैसा चेंज होता है। Why this matters लॉन्ग टर्म, शेम रेजिलियंस बिल्ड करना सालों में एक इंसान की मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और इवन फिजिकल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है, क्योंकि क्रॉनिक अनएड्रेस शेम एंजाइटी और डिप्रेशन से स्ट्रांगली लिंक्ड है। की टेक अवे, गिल्ट, मैंने कुछ बुरा किया, हेल्दी है। शेम, मेन बुरा हूं, डिस्ट्रक्टिव है। इस फर्क को समझना और गिल्ट फोकस्ड थिंकिंग प्रैक्टिस करना शेम रेजिलियंस का कोर है। अक्सर हम अकेले कैरी करते हैं वो वेट जो सिर्फ शेयर करने से हल्का हो सकता है। कॉमन फ्रेज मैं बेकार हूं, मैंने एक मिस्टेक की, और मेन आई ऐसी थी कर सकता हूं। हर बार जब शेम बेस्ड थॉट आए, इसे कॉन्शियसली इस गिल्ट बेस्ड वर्जन में रीफ्रेम करें। आपने कभी सोचा है कि जब हमें अंदर से चोट लगने का डर होता है तो हम खुद को बचाने के लिए इतनी बड़ी दीवार क्यों खड़ी कर लेते हैं, जो अंत में हमें अपनों से ही दूर कर देती है? शेम को समझने के बाद ब्राउन दिखाती है कि हम उस शेम और वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए कौन सा आर्मोर, कवच पहनते हैं, और वो आर्मोर हमें कैसे प्रोटेक्ट करने की जगह आइसोलेट करता है। ब्राउन एक पावरफुल मेटाफोर यूज करती है। हम अपनी वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए आर्मोर पहन लेते हैं, जो हमें टेम्पररीली सेफ तो फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपनी जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से कट ऑफ कर देता है। ये आर्मोर कई फॉर्म्स में आता है। परफेक्शनिज्म, जो हमें बिलीव कराता है कि अगर हम परफेक्ट दिखें, जजमेंट से बच जाएंगे। सिनिसिज्म और क्रिटिसिज्म, जो हमें बिना रिस्क लिए सेफ ऑब्जर्वर बनाता है। नंबिंग, जो इमोशंस को फील करने की जगह उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। फूड, अल्कोहल, फोन, काम। ब्राउन अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट से पूछती है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी से कैसे बचते हैं, और उन्हें डजन्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज मिलती है, जो सब इन कुछ मेजर कैटेगरीज में फिट हो जाती है। ब्राउन ये भी हाईलाइट करती है कि हमारी कल्चर फोरप्ले और आफ्टरमैथ में रहना प्रेफर करती है। प्लानिंग और एनालाइजिंग, क्योंकि दी मिडल में होना, जहां हम जेन्युइनली अनसर्टेन और वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्करी होता है। लेकिन रियल लिविंग एग्जैक्टली उसी मिडल में होती है। ब्राउन एक और पावरफुल आर्मोर आइडेंटिफाई करती है, फोरबोर्डिंग जॉय का अपोजिट, जो है अनरिलेंटिंग होपलेसनेस या क्रोनिक डिसअपॉइंटमेंट, जहां हम खुद को हमेशा वर्स्ट के सिनारियों के लिए प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि कोई भी चीज हमें सरप्राइज ना करे। दोनों एक्सट्रीम्स, एक्सेसिव होप और एक्सेसिव सिनिसिज्म, जेन्युइन वल्नरेबिलिटी से बचने के तरीके हैं। सोचिए, एक इंसान जो अपनी हर अचीवमेंट को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि वो कभी कुछ शेयर ही नहीं कर पाता। अपना बिजनेस आइडिया, अपना आर्ट वर्क, अपना काम, क्योंकि अभी परफेक्ट नहीं है। ये परफेक्शनिज्म आर्मोर उसकी पूरी क्रिएटिव पोटेंशियल को लॉक कर देता है। जब वो रियलाइज करता है कि डन परफेक्ट से ज्यादा वैल्यूबल है, वो फाइनली अपना काम शेयर करता है। इम्परफेक्ट लेकिन रियल। एक दूसरी कहानी है एक इंसान की जो अपनी हर रिलेशनशिप में पहले ही एग्जिट स्ट्रैटेजी सोचता है, ताकि अगर रिश्ता खत्म हो वो ऑलरेडी इमोशनली प्रिपेयर्ड हो। ये आर्मोर उसकी हर रिलेशनशिप को सरफेस लेवल रखता है, क्योंकि वो कभी जेन्युइनली पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं करता। जब वो इस पैटर्न को रियलाइज करता है,
वो कॉन्शियसली अपना गार्ड डाउन करता है अपने करंट पार्टनर के साथ और पहली बार जेन्युइनली डीप कनेक्शन एक्सपीरियंस करता है। एक और उदाहरण देखिए, दो लोग जो अपना काम प्रेजेंट करते हैं, एक इतना सिनिकल और डिफेंसिव है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन से पहले ही कहता है वैसे भी ये आइडिया काम नहीं करेगा, ताकि अगर वो फेल हो तो उसे एक्सपेक्ट किया था। दूसरा अपना आइडिया जेन्युइनली होपफुली प्रेजेंट करता है, जानते हुए कि वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा इंसान, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अपनी ऑथेंटिक क्रिएटिविटी को एक्सेस कर पाता है। एक तीसरा एग्जाम्पल, दो लोग जो अपनी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, एक तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने लगता है, आर्मोर। दूसरा अपनी जेन्युइन हर्ट को एक्नॉलेज करता है, मुझे हर्ट हुआ जैब, जो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिसर्च दिखाता है कि नंबिंग बिहेवियर्स जो हम नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, एक्चुअली पॉजिटिव इमोशंस को भी नम कर देते हैं, क्योंकि हम सेलेक्टिवली अपनी इमोशंस को नम नहीं कर सकते। जब हम अपनी पेन को नम करते हैं, हम अपनी जॉय को भी नम कर देते हैं। रिसर्च ये भी दिखाता है कि क्रोनिक नंबिंग बिहेवियर्स, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ओवर ईटिंग, सब्सटेंस यूज, एक्चुअली एंजाइटी और डिप्रेशन को वर्सन करते हैं लॉन्ग टर्म में, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हो। प्रैक्टिकल अपनी एक कॉमन आर्मोर को आइडेंटिफाई करें, परफेक्शनिज्म, सिनिसिज्म, नंबिंग, और इस हफ्ते एक छोटी सिचुएशन में कॉन्शियसली उसे हटाने की कोशिश करें। एक दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप अपना आर्मोर पहनते हुए फील करें, रुक कर पूछें, इस मोमेंट में मैं असल में क्या फील कर रहा हूं। आर्मोर के पीछे इमीडिएट लिखिए, मेरी सबसे कॉमन आर्मोर कौन सी है और ये मुझे क्या चीज एक्सपीरियंस करने से रोकती है। एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ें, देखें क्या आपका पैटर्न क्लियर हुआ है। 7 डे एक्शन प्लान इन 1 से 2। अपने आर्मोर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। परफेक्शनिज्म, सिनिसिज्म या नंबिंग में से कौन सा आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दिन 3 से 5, एक सिचुएशन में कॉन्शियसली आर्मोर के बिना रिएक्ट करें। छोटी सी सिचुएशन से शुरू करें। दिन 6 से 7, नोटिस करें कि बिना आर्मोर के कैसा फील होता है। स्कैरी लेकिन लिबरेटिंग लिखकर अपना एक्सपीरियंस कैप्चर करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1, अपने आर्मोर पैटर्न्स को ट्रैक करें। कब, किस सिचुएशन में आप कौन सा आर्मोर पहनते हैं। वीक 2, परफेक्शनिज्म को गुड इनफ में रीफ्रेम करना प्रैक्टिस करें। एक इम्परफेक्ट काम को शेयर करें। वीक 3, नंबिंग बिहेवियर्स को हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग से रिप्लेस करें, जर्नलिंग, वॉक या किसी से बात करके। वीक 4, अपना ओवरऑल रिलेशनशिप अपनी इमोशंस के साथ रिव्यू करें। क्या आप अब उन्हें ज्यादा इजीली फील और प्रोसेस कर पाते हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते पूछें, इस हफ्ते मैंने अपना आर्मोर कितनी बार हत्या। इसे अपनी डेली इमोशनल स्टेट्स के साथ क्रॉस चेक करें। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपका सबसे कॉमन आर्मोर कौन सा है और अगर आप उसे हटा दें तो बाहर क्या आता है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट, भारतीय जॉइंट फैमिली कल्चर में भी एक कॉमन आर्मोर दिखता है, सब ठीक है कहना, चाहे कुछ ठीक ना हो, ताकि फैमिली की इज्जत मेंटेन रहे। ये कल्चरल आर्मोर जनरेशंस तक इमोशनल ऑथेंटिसिटी को सप्रेस कर सकता है, जब तक कोई कॉन्शियसली इसे चैलेंज न करे। एक्सटेंडेड इनसाइट, ब्राउन एक और इंपॉर्टेंट आर्मोर आइडेंटिफाई करती है, विकिंग और विक्टिम थिंकिंग, जहां हम या तो ओवरली अग्रेसिव कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाते हैं या कंप्लीटली हेल्पलेस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। दोनों ही जेन्युइन वल्नरेबिलिटी से बचने के तरीके हैं, जो एक्चुअली हमें एट द अरीना में जेन्युइनली एंगेज करने से रोकते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, लोग सोचते हैं कि अपना आर्मोर कंप्लीटली परमानेंटली हटा देना ही गोल है, लेकिन ब्राउन का अप्रोच ज्यादा न्यूएंस्ड है। कुछ सिचुएशंस में थोड़ा प्रोटेक्शन अप्रोप्रिएट है। गोल यह है कि आर्मोर एक अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक डिफॉल्ट न हो, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस हो जब जेन्युइनली जरूरी हो। रियल लाइफ सिनारियो, एक इंसान जो अपनी हर सोशल सिचुएशन में जोक्स और सार्काज्म, सिनिसिज्म आर्मोर
यूज करता है ताकि कोई उसे जेन्युइनली न जान सके। जब वो कॉन्शियसली एक क्लोज फ्रेंड के साथ अपना गार्ड डाउन करता है, वो पहली बार जेन्युइन डीप कनेक्शन एक्सपीरियंस करता है जो उसके सरफेस लेवल जोक्स कभी नहीं दे सकते थे। क्विक एक्सरसाइज, अपनी एक डेली नंबिंग बिहेवियर, फोन स्क्रोलिंग, ओवर ईटिंग या कुछ और को इस हफ्ते एक दिन के लिए कॉन्शियसली रिप्लेस करें, अपनी इमोशंस को जर्नल करके। व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म, अपना आर्मोर कॉन्शियसली चूज करना सीखना सालों में एक इंसान को अपनी क्रिएटिविटी, जॉय और जेन्युइन कनेक्शंस को एक्सेस करने की कैपेसिटी देता है, जो परमानेंटली आर्मोर्ड रहने से कभी पॉसिबल नहीं होती। की टेक अवे, हमारा इमोशनल आर्मोर, परफेक्शनिज्म, सिनिसिज्म, नंबिंग हमें पेन से बचाता है, लेकिन जॉय, क्रिएटिविटी और कनेक्शन से भी बचाता है। रियल लिविंग आर्मोर के बिना होती है। बाहर जो आता है वो स्कैरी लग सकता है, लेकिन वही आपकी जेन्युइन ऑथेंटिक जिंदगी है। कॉमन फ्रेज मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिनिसिज्म आर्मोर, मुझे फर्क पड़ता है और ये स्कैरी है। ये ऑनेस्टी, चाहे अनकंफर्टेबल हो, आपको अपनी जेन्युइन फीलिंग्स के करीब लाती है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। अपने आर्मोर को पहचानिए, उसे कॉन्शियसली हटाइए और अपनी जिंदगी को उसकी पूरी असली खूबसूरती के साथ महसूस कीजिए। चैप्टर 5, माइंड द गैप, कल्टिवेटिंग चेंज एंड क्लोजिंग द डिसएंगेजमेंट। आपने कभी सोचा है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में वो बातें कहीं गायब क्यों हो जाती हैं? आर्मोर आइडेंटिफाई करने के बाद ब्राउन एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। अपने वैल्यूज और अपनी एक्चुअल बिहेवियर के बीच के गैप को कैसे क्लोज करें। ब्राउन अपनी रिसर्च में ये पैटर्न पाती है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस या फैमिलीज अपने वैल्यूज लिस्ट करते हैं, जैसे इंटेग्रिटी, इनोवेशन, रिस्पेक्ट, और फिर उन वैल्यूज के अगेंस्ट अपनी एक्चुअल डेली प्रैक्टिसेस को कंपेयर करते हैं, एक बड़ा गैप रिवील होता है। ये गैप डिसएंगेजमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि लोग एक ऐसी एनवायरनमेंट में फील करते हैं जहां उनके स्टेटेड वैल्यूज और उनकी लिव्ड रियलिटी मिसमैच करते हैं। ब्राउन अपनी कंसल्टिंग वर्क में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्च्यून 500 कंपनीज समेत के साथ काम करती है और कंसिस्टेंटली पाती है कि ये वैल्यूज बिहेवियर गैप कंपनी साइज या इंडस्ट्री से इंडिपेंडेंट एक यूनिवर्सल चैलेंज है। ब्राउन एक पावरफुल एक्सरसाइज देती है। अपने टॉप 2 वैल्यूज लिखें, न कि 10, सिर्फ 2, ताकि वो जेन्युइनली कोर वैल्यूज हों। फिर स्पेसिफिकली डिफाइन करें कि वो वैल्यूज रोज की बिहेवियर में कैसे दिखते हैं। ये स्पेसिफिसिटी क्रूशल है। सिर्फ ऑनेस्टी लिखना काफी नहीं है। हमें डिफाइन करना है कि ऑनेस्टी का मतलब हमारी स्पेसिफिक सिचुएशंस में क्या है। ब्राउन ये भी हाईलाइट करती है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ मोर वैल्यूज, मोर रूल्स, मोर पॉलिसीज ऐड करते हैं बिना एग्जिस्टिंग गैप को एड्रेस किए, वो एक्चुअली सिनिसिज्म और डिसएंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। कम जेन्युइनली लिव्ड वैल्यूज बहुत ज्यादा सुपरफिशियली क्लेम्ड वैल्यूज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोचिए, एक कंपनी जो अपनी वेबसाइट पर इनोवेशन को अपनी कोर वैल्यू की तरह लिस्ट करती है, लेकिन जब भी कोई एम्प्लॉय नया रिस्की आइडिया प्रपोज करता है, उसे तुरंत रिजेक्ट किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है। ये गैप स्टेटेड वैल्यू, इनोवेशन और एक्चुअल प्रैक्टिस रिस्क आवर्स क्रिटिसिज्म एम्प्लॉयज को सिनिकल और डिसएंगेज्ड बना देता है। एक दूसरी कहानी है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपनी वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंसी को कोर वैल्यू बताती है, लेकिन अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कभी पब्लिकली शेयर नहीं करती। जब डोनर्स ये गैप नोटिस करते हैं, उनका ट्रस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्चुअल प्रैक्टिसेस को अपनी स्टेटेड वैल्यूज के साथ अलाइन करती है, रिपोर्ट्स पब्लिकली शेयर करके उनका डोनर ट्रस्ट वापस बिल्ड होता है। एक और उदाहरण देखिए, एक पेरेंट का जो अपने बच्चों को ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस सिखाता है, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, जैसे फोन पर किसी से मैं बिजी हूं कहना जबकि वो फ्री है। बच्चे इस गैप को नोटिस करते हैं और उनके लिए ऑनेस्टी एक हॉलो वैल्यू बन जाती है।
क्योंकि उनके पेरेंट का एग्जाम्पल उनके वर्ड्स से मैच नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रिसर्च दिखाता है कि वैल्यूज बिहेवियर अलाइनमेंट का गैप एम्प्लॉय एंगेजमेंट और ट्रस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। जितना कम गैप उतना ज्यादा ट्रस्ट और एंगेजमेंट, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो अपने बाकी एस्पेक्ट्स में। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिसर्च भी इस गैप को एक्सप्लेन करती है। जब हमारी बिलीव्स और एक्शंस मिसमैच करते हैं, हम अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, जो इवेंचुअली सिनिसिज्म या रैशनलाइजेशन में बदल जाता है। प्रैक्टिकल अपने टॉप 2 पर्सनल वैल्यूज लिखें और उन्हें स्पेसिफिकली डिफाइन करें। मियरली वैल्यू का मतलब है स्पेसिफिक बिहेवियर, फिर अपनी रीसेंट बिहेवियर को इस डेफिनेशन के अगेंस्ट चेक करें। एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपने क्लोज लोगों से पूछें, क्या मेरी एक्शंस में स्टेटेड वैल्यू से मैच करती है? उनका आउटसाइड पर्सपेक्टिव बहुत रिवीलिंग हो सकता है। इमीडिएट लिखिए, मेरा टॉप वैल्यू क्या है और पिछले हफ्ते में मेरी बिहेवियर इसे कितनी क्लोज या डोर थी। इसे अपने बेडरूम या वर्क स्पेस में कहीं विजिबल जगह रखें, एक डेली रिमाइंडर की तरह। 7 डे एक्शन प्लान इन 1 से 2। अपने टॉप 2 कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करें, सिर्फ 2, ताकि वो जेन्युइनली कोर हो, जेनेरिक लिस्ट नहीं। दिन 3 से 5 हर वैल्यू को स्पेसिफिक बिहेवियर्स में डिफाइन करें। मियरली ये वैल्यू का मतलब है। लिखें, दिन 6 से 7 अपनी डेली चॉइसेस को इनडिफाइंड वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करें। पैटर्न ढूंढे कि कहां गैप सबसे बड़ा है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1। अपने वैल्यूज बिहेवियर गैप को ऑनेस्टली असेस करें, बिना खुद को हार्शली जज किए। वीक 2, एक स्पेसिफिक एरिया में अपने वैल्यूज के क्लोजर आने की कोशिश करें। एक छोटा कॉन्क्रीट चेंज इंप्लीमेंट करें। वीक 3, अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली, वर्क में भी इस गैप को ऑब्जर्व करें। क्या वहां भी स्टेटेड और एक्चुअल वैल्यूज मैच करते हैं? वीक 4, अपना ओवरऑल वैल्यूज अलाइनमेंट रिव्यू करें, क्या गैप छोटा हुआ है? प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते पूछें, इस हफ्ते मेरी बिहेवियर मेयर स्टेटेड वैल्यूज के कितनी क्लोज थी? इसे स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शंस के अगेंस्ट ट्रैक करें, सिर्फ फीलिंग्स के अगेंस्ट नहीं। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपका वो कौन सा वैल्यू है जिसे आप क्लेम करते हैं लेकिन जिसे आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते? भारतीय कॉन्टेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी वाली भारतीय फिलॉसफी भी हमें सिखाती है कि हमारी एक्शंस हमारी स्टेटेड बिलीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मा का कॉन्सेप्ट खुद हमारी बिहेवियर पर बेस्ड है, न कि हमारी इंटेंशंस या क्लेम्स पर। एक्सटेंडेड इनसाइट ब्राउन ये भी हाईलाइट करती है कि डिसएंगेजमेंट गैप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब हम मेन तुम्हारी केयर करता हूं कहते हैं, लेकिन अपना टाइम और अटेंशन कहीं और देते हैं, वो गैप रिलेशनशिप में स्लोली रिजेंटमेंट और डिस्कनेक्शन क्रिएट करता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, लोग अक्सर अपने वैल्यूज को इतना ब्रॉड रखते हैं, जैसे काइंडनेस, सक्सेस, कि वो जेन्युइनली एक्शनेबल नहीं रहते। ब्राउन का अप्रोच है स्पेसिफिक बिहेवियर डिफाइंड वैल्यूज जो एक्चुअली डेली डिसीजंस को गाइड कर सके। रियल लाइफ सिनारियो, एक कंपनी जो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस की वैल्यू क्लेम करती है लेकिन एम्प्लॉइज को रेगुलरली लेट नाइट ईमेल्स भेजती है। जब लीडरशिप जेन्युइनली इस गैप को एड्रेस करती है, स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाकर, न सिर्फ वर्ड से, एम्प्लॉय ट्रस्ट और एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। क्विक एक्सरसाइज, अपनी फैमिली या टीम के साथ एक छोटी कॉन्वर्सेशन करें। हमारे स्टेटेड वैल्यूज क्या है और क्या हमारी एक्चुअल डेली बिहेवियर उनसे मैच करती है? व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म। वैल्यूज बिहेवियर अलाइनमेंट सालों में ट्रस्ट और जेन्युइन एंगेजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में। की टेक अवे, हमारे स्टेटेड वैल्यूज और हमारी एक्चुअल डेली बिहेवियर के बीच का गैप डिसएंगेजमेंट और सिनिसिज्म क्रिएट करता है। कम जेन्युइनली लिव वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लेम्ड वैल्यूज से ज्यादा पावरफुल है। इस गैप को क्लोज करना आपकी पूरी इंटेग्रिटी और रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कर सकता है।
कॉमन फ्रेज मेरे लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। जेनेरिक, फैमिली के लिए मेरा कमिटमेंट है कि मैं रोज डिनर टेबल पर फोन नहीं रखूंगा। स्पेसिफिसिटी वैल्यूज को एक्शनेबल बनाती है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। अपने वैल्यूज को पहचानिए, अपने एक्शंस को उनके साथ अलाइन कीजिए और एक सच में होल हार्टेड जिंदगी की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 6, डिसरप्टिव एंगेजमेंट, रीह्यूमनाइजिंग एजुकेशन। एंड आपने कभी सोचा है कि जब हम या हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हमें डर की बजाय एक ऐसा माहौल क्यों मिलना चाहिए जहां हम खुलकर सीख सके? वैल्यूज गैप को समझने के बाद ब्राउन इस प्रिंसिपल को डू बेड इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट्स में अप्लाई करती है। एजुकेशन और वर्क प्लेस, जहां शेम और डिसएंगेजमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में शेम और ब्लेम का कल्चर इनोवेशन, लर्निंग और जेन्युइन एंगेजमेंट को किल करता है। जब हम इन स्पेसेस को होल हार्टेड बनते हैं, एम्पैथी और वल्नरेबिलिटी को अलाउ करते ही हम जेन्युइनली बेटर आउटकम्स देते हैं। ब्राउन एक्सटेंसिवली रिसर्च करती है कि कैसे स्कूल्स में शेम बेस्ड डिसिप्लिन, जैसे स्टूडेंट्स को पब्लिक में एम्बेरस करना, एक्चुअली लर्निंग को हार्म करता है, क्योंकि शेम ब्रेन की लर्निंग और क्रिएटिव कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। इसी तरह वर्क प्लेसेस में जैब मैनेजर्स ब्लेम और क्रिटिसिज्म यूज करते हैं मोटिवेशन के लिए, वो शॉर्ट टर्म कंप्लायंस टू क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इनोवेशन और जेन्युइन एंगेजमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ब्राउन अपनी रिसर्च को स्पेसिफिकली टीचर्स और मैनेजर्स के साथ शेयर करती है, जो बताते हैं कि का बिगेस्ट फियर ये है कि अगर वो सॉफ्ट होंगे, उनकी अथॉरिटी या स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। लेकिन ब्राउन का रिसर्च इसे कॉन्ट्ररी दिखता है। ब्राउन का अल्टरनेटिव होल हार्टेड अप्रोच है, जहां मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि शेम की वजह से। वो एंगेज्ड फीडबैक का एक फ्रेमवर्क देती है, जिसमें फीडबैक देने से पहले हम खुद अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। मुझे ये फीडबैक देना मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रोथ चाहता हूं। ब्राउन स्पेसिफिकली बताती है कि गॉसिप और बैक चैनल क्रिटिसिज्म जैब लोग डायरेक्टली फीडबैक देने की जगह दूसरों के पीछे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में शेम कल्चर का एक बड़ा इंडिकेटर है। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस में फीडबैक डायरेक्टली, रिस्पेक्टफुली और प्राइवेटली दिया जाता है, ना कि इनडायरेक्टली या पब्लिकली। सोचिए, एक टीचर जो अपने क्लासरूम में मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करती है, ग्रेट मिस्टेक। अब हम इसे क्या सीख सकते हैं? अपने स्टूडेंट्स में रिस्क टेकिंग और क्यूरियोसिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है, क्योंकि बच्चे अब फेल होने से नहीं डरते। उसकी क्लासरूम सबसे इनोवेटिव और एंगेज्ड क्लासरूम बन जाती है स्कूल में। एक दूसरी कहानी है एक स्टार्टअप फाउंडर की, जो अपनी टीम मीटिंग्स में फेलियर फ्राइडेज स्टार्ट करता है, जहां टीम मेंबर्स अपनी वीक की बिगेस्ट फेलियर शेयर करते हैं, बिना जजमेंट के, सिर्फ लर्निंग के लिए। यह प्रैक्टिस इनिशियली ऑकवर्ड लगती है, लेकिन धीरे धीरे टीम की सबसे वैल्यूबल ट्रस्ट बिल्डिंग रिचुअल बन जाती है। एक और उदाहरण देखिए, एक मैनेजर की जो अपनी टीम मीटिंग्स में खुद अपनी मिस्टेक्स ओपनली शेयर करता है। पिछले हफ्ते मैंने ये गलती की और मुझे ये सीखा। ये मॉडलिंग उसकी पूरी टीम को साइकोलॉजिकली सेफ फील कराती है अपनी मिस्टेक्स एडमिट करने में, जो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। रिसर्च जैसे एमी एडमंडसन का साइकोलॉजिकल सेफ्टी वर्क कंसिस्टेंटली दिखाता है कि टीम्स जो साइकोलॉजिकली सेफ फील करती है, जहां मिस्टेक्स एडमिट करना सेफ है, वो टीम्स जो शेम बेस्ड है, उनसे कहीं ज्यादा इनोवेटिव, हाई परफॉर्मिंग और रिसिलिएंट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च ये भी दिखाता है कि हाई शेम एनवायरनमेंट्स में एम्प्लॉय टर्नओवर, बर्नआउट और डिसएंगेजमेंट रेट्स सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं कंपेयर्ड टू साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट्स। प्रैक्टिकल अपनी नेक्स्ट टीम या फैमिली इंटरैक्शन में जब कोई मिस्टेक करे, ब्लेम की जगह क्यूरियोसिटी अप्लाई करें। इसे हम क्या सीख सकते हैं? एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी खुद की मिस्टेक्स को ओपनली अपनी टीम या फैमिली के सामने एक्नॉलेज करें। यह मॉडलिंग दूसरों को भी सेफ फील कराती है। इमीडिएट अपनी एक रीसेंट मिस्टेक याद करें जिसे आपने शेम के साथ ट्रीट किया। लिखिए
कि अगर आप उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते तो क्या डिफरेंट होता। नोटिस करें कि अगर आप उस मिस्टेक को डिफरेंटली ट्रीट करते तो आउटकम कैसा होता। 7 डे एक्शन प्लान इन 1 से 2। अपने वर्क प्लेस या फैमिली में शेम बेस्ड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। कहां ब्लेम यूज होता है मोटिवेशन के लिए। दिन 3 से 5। एक मिस्टेक अपनी या दूसरों की को कॉन्शियसली क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करें। इसे क्या सीखा जा सकता है। दिन 6 से 7। फीडबैक देते वक्त अपनी वल्नरेबिलिटी को पहले एक्नॉलेज करें। मुझे ये कहना मुश्किल लग रहा है से शुरू करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1। अपने एनवायरनमेंट में शेम वर्सेस क्यूरियोसिटी पैटर्न्स को ट्रैक करें। कब ब्लेम यूज होता है, कब क्यूरियोसिटी। वीक 2। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह रीफ्रेम करना प्रैक्टिस करें, अपनी और दूसरों की दोनों। वीक 3। एंगेज्ड वल्नरेबल फीडबैक देना प्रैक्टिस करें, अपनी जेन्युइन केयर को पहले एक्सप्रेस करके। वीक 4। अपना ओवरऑल एनवायरनमेंट का साइकोलॉजिकल सेफ्टी रिव्यू करें। क्या लोग अब मिस्टेक्स एडमिट करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? प्रोग्रेस ट्रैकर इनसाइट्स प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार शेम की जगह क्यूरियोसिटी चूज की। इसे अपनी टीम या फैमिली के ओवरऑल मूड के साथ क्रॉस चेक करें। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। आपकी स्कूल या वर्कप्लेस की मेमोरी में वो कौन सा मोमेंट था जब शेम ने आपको सीखने से रोका। भारतीय कॉन्टेक्स्ट। ट्रेडिशनल भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में भी मिस्टेक्स को लर्निंग का नेचुरल हिस्सा माना जाता था, जहां गुरु पेशेंस और गाइडेंस के साथ शिष्य को ग्रो होने देते थे। मॉडर्न मार्क्स फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम से ये होल हार्टेड अप्रोच कभी कभी खो जाता है, जो ब्राउन का पॉइंट वैलिड बनाता है। एक्सटेंडेड इनसाइट। ब्राउन ये भी डिस्कस करती है कि इनोवेशन और शेम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब लोग अपनी मिस्टेक्स को लेकर एम्बरस्ड होने के डर में होते हैं, वो नए रिस्की आइडियाज ट्राई करने से बचते हैं, जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन या क्लासरूम की क्रिएटिव कैपेसिटी को लिमिट करता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। लोग सोचते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और शेम सैम चीज है, कि अगर हम मिस्टेक्स के लिए किसी को शेम नहीं करेंगे तो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन ब्राउन का रिसर्च इससे उल्टा दिखाता है। शेम एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। एम्पैथी और क्यूरियोसिटी जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो। एक स्कूल जहां पहले स्टूडेंट्स को उनके गलत आंसर्स के लिए क्लास के सामने एम्बरस किया जाता था। स्टूडेंट्स क्लास में हाथ उठाना बंद कर देते थे। पार्टिसिपेशन कम हो गई। जब स्कूल ने अपना अप्रोच बदलकर मिस्टेक्स को लर्निंग मोमेंट्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया, क्लास पार्टिसिपेशन और जेन्युइन क्यूरियोसिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। क्विक एक्सरसाइज। अपनी नेक्स्ट टीम या फैमिली मीटिंग में जब कोई मिस्टेक डिस्कस हो, कॉन्शियसली इसे हम क्या सीख सकते हैं। पूछें ब्लेम की जगह व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म। शेम की जगह क्यूरियोसिटी बेस्ड एनवायरनमेंट्स सालों में कहीं ज्यादा इनोवेटिव, रिसिलिएंट और जेन्युइनली एंगेज टीम्स और फैमिलीज बनाते हैं। की टेकअवे। शेम लर्निंग और इनोवेशन को किल करता है। क्यूरियोसिटी और एम्पैथी जेन्युइन ग्रोथ और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस दोनों में उस मोमेंट का इम्पैक्ट शायद आपको आज तक अफेक्ट करता है, और आप दूसरों के लिए डिफरेंटली क्रिएट कर सकते हैं। कॉमन फ्रेज तुमने ये गलत किया। ब्लेम। चलिए देखते हैं इसे हम क्या सीख सकते हैं। ये छोटा शिफ्ट पूरी कॉन्वर्सेशन की टोन बदल देता है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार आज। शेम को पीछे छोड़िए, क्यूरियोसिटी को अपनाइए और अपने आसपास के माहौल को सीखने और बढ़ने की आजादी दीजिए। चैप्टर 7 होल हार्टेड पेरेंटिंग। डेयरिंग टू बी द अडल्ट्स वी वांट आवर चिल्ड्रन टू। आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, क्या हम खुद वो इंसान बन पाए हैं? क्योंकि बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, हमारे होने से सीखते हैं। और आखिर में ब्राउन सबसे पर्सनल और पावरफुल एप्लीकेशन की तरफ मूव करती है। पेरेंटिंग, जहां हमारी खुद की वल्नरेबिलिटी और शेम रेजिलियंस डायरेक्टली हमारे बच्चों की होल हार्टेडनेस को शेप करती है।
ब्राउन का सबसे पावरफुल पेरेंटिंग इंसाइट है, हु वी आर एंड हाउ वी एंगेज विद द वर्ल्ड आर मच स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर्स ऑफ हाउ आवर चिल्ड्रन विल डू देन व्हाट वी नो अबाउट पेरेंटिंग। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं उसके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खुद कैसे हैं। ब्राउन एक्सप्लेन करती है कि बच्चे हमारे वर्ड से ज्यादा हमारी बिहेवियर से सीखते हैं। अगर हम अपने बच्चों को वल्नरेबिलिटी से मत डरो कहते हैं, लेकिन खुद अपनी मिस्टेक्स को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, वो यही सीखते हैं कि वल्नरेबिलिटी डेंजरस है, चाहे हम कुछ भी कहें। ब्राउन खुद इस चैप्टर में अपनी पर्सनल पेरेंटिंग स्ट्रगल्स को शेयर करती है, कैसे उन्होंने खुद अपने परफेक्शनिज्म और वर्दीनेस इश्यूज को अपने बच्चों तक अननोइंगली पास करने की कोशिश की और कैसे उन्होंने कॉन्शियसली इस पैटर्न को ब्रेक किया। ब्राउन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देती है, पेरेंटिंग एक शेम माइनफील्ड है क्योंकि ये इतना वल्नरेबल एंडेवर है और लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को जज करते हैं। इसलिए एक हेल्दी अप्रोच ये है कि हम अपने वर्दीनेस प्रीरेक्विजिट्स, वो अनकॉन्शियस कंडीशंस जो हम अपनी खुद की वर्थ के लिए सेट करते हैं, मैं वर्दी हूं, एगर मैं सक्सेसफुल हूं, को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उन्हें अननोइंगली अपने बच्चों को हैंड डाउन न करें। ब्राउन ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करती है, परफेक्ट पेरेंट होने की कोशिश करना और होल हार्टेड पेरेंट होना अलग चीजें हैं। परफेक्ट पेरेंट अपनी खुद की मिस्टेक्स को छुपता है, होल हार्टेड पेरेंट अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्नॉलेज करता है और इस प्रोसेस में अपने बच्चों को सिखाता है कि इम्परफेक्शन लव और कनेक्शन को रोकती नहीं है। सोचिए, एक पिता जो अपने बच्चे के सामने अपनी खुद की मिस्टेक एडमिट करता है, आज मैं ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और मैंने तुमसे रूडली बात की, ये गलत था, आई एम सॉरी। ये मॉडलिंग बच्चे को सिखाता है कि मिस्टेक्स नॉर्मल है और उन्हें अकाउंटेबिलिटी के साथ हैंडल किया जा सकता है बिना शेम के। एक दूसरी कहानी है एक माँ की जो अपने टीनेज बेटे के सामने अपनी खुद की एंजाइटी के बारे में ओपनली बात करती है। मुझे भी कभी कभी बहुत एंग्शियस फील होता है और ये ठीक है, मैं इसे डील करना सीख रही हूँ। उसका बेटा जो खुद अपनी एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहा था, ये सुनकर रिलीव्ड फील करता है कि ये फीलिंग नॉर्मल है और वो भी अपनी स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करना शुरू करता है। एक और उदाहरण देखिए, एक माँ की जो रियलाइज करती है कि वो अपनी खुद की परफेक्ट दिखना जरूरी है कि बिलीफ अपनी बेटी को पास कर रही थी। हर बार जब उसकी बेटी कुछ इम्परफेक्ट करती, स्पेलिंग मिस्टेक, एक छोटा फेल, माँ तुरंत करेक्ट करने लगती बिना बेटी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज किए। जब वो अपनी इस पैटर्न को नोटिस करती है, वो अपनी अप्रोच बदलती है। पहले बेटी की फीलिंग्स को वैलिडेट करती है, फिर जेंटली गाइड करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाता है कि बच्चे अपनी इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ वर्थ पैटर्न्स अपने प्राइमरी केयरगिवर्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, जिसे सोशल लर्निंग कहते हैं। पेरेंट्स जो खुद शेम रेसिलिएंट और इमोशनली ऑथेंटिक है, उनके बच्चे भी वही पैटर्न्स डेवलप करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल पेरेंटिंग रिसर्च भी दिखाता है कि बच्चे जो इमोशनली वैलिडेटिंग एनवायरनमेंट्स में बड़े होते हैं, उनमें एडल्टहुड में सिग्निफिकेंटली बेटर इमोशनल रेगुलेशन और रिलेशनशिप स्किल्स होती है। प्रैक्टिकल अपने बच्चों या किसी भी यंगर इंसान जो आपको ऑब्जर्व करता है के सामने अपनी खुद की छोटी मिस्टेक्स को ओपनली अकाउंटेबिलिटी के साथ एक्नॉलेज करें। एक दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बच्चों से पूछें, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा पेरेंट हूं? उनका ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इमीडिएट लिखिए, मेरा कोई वर्दीनेस प्रीरेक्विजिट कौन सा है जो मैं अननोइंगली अपने बच्चों या दूसरों को पास कर रहा हूं। इसे अपनी खुद की चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ भी कंपेयर करें। क्या आपको यह पैटर्न कहां से मिला? 7 डे एक्शन PLN दिन 1 से 2 अपने खुद के वर्दीनेस प्रीरेक्विजिट्स को आइडेंटिफाई करें। मैं वर्दी हूं एगर वाले अनकॉन्शियस बिलीफ्स दिन 3 से 5 अपने बच्चों या क्लोज रिलेशनशिप्स के सामने एक छोटी वल्नरेबिलिटी मॉडल करें। अपनी एक मिस्टेक या फीलिंग शेयर करके दिन 6 से 7 एक मिस्टेक को ब्लेम की जगह क्यूरियोसिटी और एम्पैथी के साथ हैंडल करें। अपने बच्चे की फीलिंग्स को पहले वैलिडेट करें,
30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वीक 1। अपने पेरेंटिंग या मेंटरिंग पैटर्न्स में शेम वर्सेस एम्पैथी को ऑब्जर्व करें बिना खुद को जज किए। वीक 2, अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी को एप्रोप्रिएटली मॉडल करना प्रैक्टिस करें एज अप्रोप्रिएट तरीके से। वीक 3, अपने बच्चों की फीलिंग्स को पहले वैलिडेट फिर गाइड करना प्रैक्टिस करें। ये मुश्किल है कहकर शुरू करें, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। वीक 4, अपना ओवरऑल फैमिली या रिलेशनशिप एनवायरनमेंट रिव्यू करें। क्या घर में अब ज्यादा ओपननेस और ट्रस्ट है? प्रोग्रेस ट्रैकर हर हफ्ते पूछें, इस हफ्ते मैंने अपने बच्चों या दूसरों के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट किया? इसे अपने बच्चों के रिस्पॉन्स के साथ भी ट्रैक करें। क्या वो भी ज्यादा ओपन हो रहे हैं? क्वेश्चन, अगर आपके बच्चे या जो भी आपको ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ आपकी एक्शंस देखकर सीखते, ना कि आपके वर्ड से, वो क्या सीखते? भारतीय कॉन्टेक्स्ट। भारतीय फैमिलीज में संस्कार, वैल्यूज पास डाउन थ्रू जनरेशंस का बहुत महत्व है। लेकिन ब्राउन का इंसाइट हमें रिमाइंडर देता है कि संस्कार सिर्फ वर्ड से नहीं, हमारी खुद की डेली बिहेवियर से ट्रांसमिट होते हैं, जो हर पेरेंट के लिए एक पावरफुल, थोड़ा अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हो सकता है। एक्सटेंडेड इंसाइट। ब्राउन ये भी हाईलाइट करती है कि हमें अपने बच्चों को रेसिलिएंट बनाने के लिए उन्हें हर स्ट्रगल से बचाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्ट्रगल के थ्रू नेविगेट करने में सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो खुद अपनी कैपेबिलिटी में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को परफेक्ट दिखने की प्रेशर देते हैं, बिना रियलाइज किए कि वो खुद भी परफेक्ट पेरेंट दिखने की प्रेशर में है। ये साइकिल जनरेशंस तक चल सकता है जब तक कोई कॉन्शियसली इसे ब्रेक ना करे। रियल लाइफ सिनारियो। एक पिता जो अपने बचपन में अपने खुद के पेरेंट्स से कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं पाया, इनिशियली अपने बच्चों के साथ भी इमोशनली डिस्टेंट रहता है, ना क्योंकि वो क्या नहीं करता, बल्कि क्योंकि उसे ये मॉडल्ड नहीं मिला। जब वो कॉन्शियसली अपनी खुद की इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करता है, उसका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। एक्सरसाइज। अपने बच्चे के सामने इस हफ्ते अपनी एक छोटी मिस्टेक को ओपनली अकाउंटेबिलिटी के साथ एक्नॉलेज करें। व्हाई दिस मैटर्स लॉन्ग टर्म। जो पेरेंट्स अपनी खुद की वल्नरेबिलिटी और शेम रेजिलियंस मॉडल करते हैं, उनके बच्चे जनरेशंस तक हेल्दियर इमोशनल पैटर्न्स कैरी है। ये एक साइकिल ब्रेकिंग गिफ्ट है जो अपने आप से आगे बढ़ता है। की टेक अवे। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं उसके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खुद कैसे हैं। हमारी बिहेवियर हमारे वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुली उन्हें शेप करती है। ये रिफ्लेक्शन किसी भी पेरेंटिंग बुक से ज्यादा पावरफुल हो सकता है जब जेन्युइनली अप्लाई किया जाए। कॉमन फ्रेज रीफ्रेम, स्ट्रॉन्ग बानो, रोना बैंड करो, मेन देख सकता हूं तुम अपसेट हो, ये ठीक है, मेन यहां हूं। ये रीफ्रेम इमोशनल सप्रेशन की जगह हेल्दी प्रोसेसिंग सिखाता है। चलिए एक बार सब कुछ समराइज करते हैं। स्कैरसिटी, नेवर इनफ कल्चर से आजाद होकर इनफनेस को अपनाना, ये समझना कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। डिबंकिंग द वल्नरेबिलिटी मिथ्स। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, करेज की सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट है और इसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्बैटिंग शेम। गिल्ट हेल्दी है, शेम नहीं। सीक्रेसी और साइलेंस शेम को पावर देते हैं, एम्पैथी उसे डिफ्यूज करती है। द वल्नरेबिलिटी आर्मोरी। अपना इमोशनल आर्मोर पहचानना और उससे आजाद होना, चाहे वो परफेक्शनिज्म हो, सिनिसिज्म हो या नंबिंग। माइंड दी गैप। अपने वैल्यूज और अपनी एक्चुअल बिहेवियर के बीच का गैप बंद करना, कम लेकिन जेन्युइनली लिव्ड वैल्यूज के साथ। डिसरप्टिव एंगेजमेंट। स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में शेम की जगह क्यूरियोसिटी और एम्पैथी, जो जेन्युइन इनोवेशन और ट्रस्ट बनाते हैं। होल हार्टेड पेरेंटिंग। बच्चे हमारे वर्ड से नहीं, हमारी बिहेवियर से सीखते हैं, इसलिए हमारी खुद की वल्नरेबिलिटी और शेम रेजिलियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत पावरफुल है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, ये करेज का सबसे एक्यूरेट मेजर है। जब हम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ, डर के बावजूद
अपनी जिंदगी के अरीना में पूरी तरह उतरते हैं, अपना काम शेयर करते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, अपनी असली फीलिंग्स दिखाते हैं, तभी हम जेन्युइनली कनेक्टेड, क्रिएटिव और होल हार्टेड जिंदगी जीते हैं। बोनस, 7 डे डेयरिंग ग्रेटली चैलेंज। ये 7 दिन का चैलेंज फॉलो कर सकते हैं। दिन 1, एक खुशी के मोमेंट में कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, स्कैरसिटी के अगेंस्ट। दिन 2, एक जेन्युइन अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करें। दिन 3, अपनी एक शेम को गिल्ट में रीफ्रेम करके लिखें। दिन 4, अपना सबसे कॉमन आर्मोर आइडेंटिफाई करके एक सिचुएशन में उसे हटाने की कोशिश करें। दिन 5, अपने टॉप 2 वैल्यूज लिखें और उन्हें स्पेसिफिक बिहेवियर्स में डिफाइन करें। दिन 6, एक मिस्टेक, अपनी या दूसरों की, को ब्लेम की जगह क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करें। दिन 7, अपने बच्चों या किसी यंगर इंसान के सामने अपनी एक छोटी वल्नरेबिलिटी मॉडल करें। यह छोटा चैलेंज आपको पूरी किताब के कोर प्रिंसिपल्स का एक हैंड्स ऑन टेस्ट देगा और दिखाएगा कि ये सब कॉन्सेप्ट्स, चाहे कितने भी प्रोफाउंड क्यों न हो, रोज की छोटी एक्शंस में ही अप्लाई होते हैं। ब्रीन ब्राउन का रिसर्च हमें एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ देता है। हम वल्नरेबिलिटी से बच नहीं सकते और बचने की कोशिश करके हम अपनी जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से भी बच जाते हैं। रियल करेज अरीना से बाहर रहना नहीं है, अरीना में उतरना है, धूल और पसीने के साथ, बिना आउटकम की गारंटी के। एक आखिरी बात जो पूरी किताब में बार बार दिखती है, डेयरिंग ग्रेटली कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक डेली छोटी छोटी चॉइसेस की प्रैक्टिस है। अपना काम शेयर करना चाहे रिजेक्ट होने का डर हो, अपनी फीलिंग्स कहना चाहे जजमेंट का डर हो, अपनी मिस्टेक्स एडमिट करना चाहे एम्बैरसमेंट का डर हो, हर छोटी वल्नरेबिलिटी आपकी करेज मसल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाती है और धीरे धीरे ये पूरी जिंदगी का अप्रोच बन जाता है। आर्मोर के बिना जीना, पूरी तरह ऑथेंटिक, पूरी तरह अलाइव। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में ज्यादा ऑथेंटिक और करेजियस बनना चाहता हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग समरीज मिलती रहें। याद रखिए, परफेक्शन कभी भी कनेक्शन का रास्ता नहीं है। अपनी इम्परफेक्शंस के साथ, पूरी वल्नरेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी के अरीना में उतरिए। यही डेयरिंग ग्रेटली है।